प्रॉफिट पार्टनर साझेदार की सेवानिवृत्ति, जिसमें हम नए साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ शेष बचे साझेदारों को जिस अनुपात में फ़ायदा होता है, जिसको हम गेन रेशियो बोलते हैं, कैसे याद करते हैं, इसका हम इलस्ट्रेशन कर चुके और क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद में मैंने बताया था ख्याति का मूल्यांकन, कि अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में लेकर के जाता है, इसलिए उस दिन ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और ख्याति का मूल्यांकन करके अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो हिस्सा है वो ज्ञात करके उसके खाते में क्रेडिट किया जाता है, और शेष बचे साझेदारों के खातों को गेन रेशियो में डेबिट किया जाता है। इसके बारे में हम कर चुके हैं। इसके बाद में है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। जिस प्रकार से नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और उसमें ठीक उसी प्रकार से संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में, और कमी होती है तो डीआर साइड। दायित्वों में उल्टा होता है, अगर लायबिलिटीज यदि वृद्धि होती है तो डीआर साइड में, और कमी होती है तो सीआर साइड। लॉस प्रॉफिट को सभी साझेदार बांटते हैं अपने पुराने लाभ हानि के अनुपात। इसके बाद में आगे है आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, अवितरित लाभ एवं हानि। पहले का कोई अवितरित लाभ या हानि का कोई शेष है, उसको भी पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है अपने पुराने अनुपात में। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में जनरल रिजर्व, P&L, रिजर्व फंड, अगर इस प्रकार का कोई बैलेंस दे रखा है तो वो लाभों का शेष होता है, तो उसकी हम एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। हानि का शेष होता है तो जस्ट विपरीत एंट्री हो जाती है, हम P&L को या हानि का कोई भी बैलेंस है उसके खाते को हम डेबिट कर देते हैं और ऑल पार्टनर्स कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें भी हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं। तो ये आपका जो है इस प्रकार का जो बुक में है, इसके बारे में आपके दे रखा है। तो अब आपको मैं आपको फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है वो बता रहा हूँ। इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, तो कुछ एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो आपके बुक में पेज नंबर 100 के ऊपर आपके फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है, इसमें बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ सूचनाएं दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, उनकी सहायता से हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे, देखो इसमें बैलेंस शीट के नीचे जो सूचनाएं दे रखी है उसमें दे रखा है कि इसमें अवकाश ग्रहण किया है साझेदार के द्वारा, 3 पार्टनर है X, Y और Z, और उसमें Z ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। अवकाश ग्रहण करने के दिन जो समायोजन किए गए हैं उसमें पहला दे रखा है ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए पर किया गया। ख्याति का जो मूल्यांकन है ये इसमें नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद में दे रखा है कि 5,000 रुपए की संपत्तियां ऐसी है जिनका पुस्तकों में लेखन नहीं हुआ है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका पुस्तकों में लेखन नहीं हुआ है लेकिन अब दिखाएंगे तो एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ₹5,000 देखो 5,000 रुपए की जो संपत्तियां हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिनको पहले नहीं दिखाया गया था, अब इन संपत्तियों को एसेट्स को दिखाएंगे तो संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे CR साइड में। इसके बाद में आगे दे रखा है विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 रुपये पर किया गया है। अब देखो इन्वेस्टमेंट का जो मूल्यांकन है वो 15,000 रुपये पर किया गया है, और इन्वेस्टमेंट का मूल्य है वो देखो पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है वो 10,000 था, और अब इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है वो कितना है, 15,000। यानी कि संपत्तियां जो है इंक्रीज हो रही है। एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। तो इन्वेस्टमेंट में 5,000 की वृद्धि हो रही है, ये भी आपके CR साइड में आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है कि बकाया कानूनी व्ययों के लिए 3,500 रुपये का प्रावधान किया जाए। बकाया यानी कि आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज, बकाया में लायबिलिटीज है
और लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज। ये है आपके 3500 रुपये। इसके बाद में देखा है स्वकीय संपत्ति के मूल्य में, यानी कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के मूल्य में 8000 रुपये की वृद्धि करेगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू यदि बढ़ रही है, उसका मूल्य अगर बढ़ रहा है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है 8000। इसके बाद में देखा है संयंत्र और मशीन 10,000 रुपये से अधिक मूल्यांकित है। प्लांट और मशीन है वो 10,000 रुपये से ओवर वैल्यूड है, यानी कि उसका मूल्य हमने ज्यादा दिखा रखा है। जब ज्यादा दिखा रखा है तो उसका मूल्य कम करना है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, टू प्लांट एंड मशीन 10,000 रुपये। इसके बाद में देखा है फर्नीचर को 17,000 रुपये तक कम करें, यानी कि फर्नीचर का मूल्य अब 17,000 रहेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर का मूल्य है वो कितना था, 20,000। पहले 20,000 था और अब फर्नीचर का मूल्य 17,000 रहेगा, तो 3,000 की कमी हो रही है। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो फर्नीचर के मूल्य में 3,000 की कमी हो गई है, आपके 3,000 डीआर साइड में दिखा देगा। इसके बाद में देखा बकाया वेतन 2,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपये, ये भी आपके डीआर साइड में आता है। इसके बाद में देखा है एकस्व का मूल्य 1,000 रुपये से कम किया जाए। एकस्व यानी कि पेटेंट भी एसेट्स है और इसमें 1,000 रुपये की कमी हो रही है तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड। तो पेटेंट के मूल्य में 1,000 की कमी हो रही है, अभी आपके डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में देखा है डूबत ऋण आयोजन 2% बनाया जाए। तो डूबत ऋण आयोजन 2% बनाया जाए तो देखो इसमें डेटर्स, देखो आपके डेटर्स इसमें जो दे रखे हैं वो है 51,500 रुपये। अब इसमें बेडेट्स के लिए क्या दे रखा है कि इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि बेडेट्स जो है वो 1,500 रुपये से बढ़ाया जाए। बेडेट्स जो है रिजर्व है वो 1,500 रुपये से बढ़ाया जाए और 2% का डिस्काउंट है, तो 1,500 रुपये से बढ़ाया जाए। और पहले इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटीज पक्ष में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो दे रखा है 1,000 रुपये। पहले का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 1,000 था और अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो कितना रखना है, 1,500 रुपये, यानी कि 500 रुपये की वृद्धि हो गई। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500 रुपये, क्योंकि 1,000 का प्रोविजन पहले से था और अब 1,500 रुपये बढ़ाने के लिए बोल रहा था, इसलिए 500 रुपये की वृद्धि हो गई। और इसके बाद में देखा कि 2% डिस्काउंट भी बनाना है। अब 2% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में जो डेटर्स है वो दे रखे हैं 51,500 रुपये। डिस्काउंट का जो प्रोविजन होता है वो कैसे निकाला जाता है, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन लेस करने के बाद। और अब बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो कितना है, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये लेस करने के बाद में हमारे जो डेटर्स है वो कितने बचे, 50,000। डिस्काउंट का जो प्रोविजन है वो कितना है, 2%। तो 2% 50,000 का निकाला जाएगा, ये आपके कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो ये भी आपके कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,000 रुपये आपके दिया जाएगा। इसके बाद में देखो इसमें दे रखा है पूर्वदत्त बीमा 1,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड है वो एसेट्स होती है और एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। इसके बाद में आगे दे रखा है कि बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए।
बैंक लोन लिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि पेमेंट लिया जाता है, दिया जाता है, संपत्ति खरीदी जाती है या बेची जाती है। इसके कारण एसेट्स या लायबिलिटीज यदि इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको नहीं दिखाया जाता है, और उनका मूल्य ही यदि कम ज़्यादा हो जाता है कि उसी को दिखाया जाता है, इसलिए ये नहीं आएगा इसमें। लेनदारों में शामिल 5,000 रुपये के दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेनदारों में 5,000 रुपये का दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज में जो है इसमें कमी हो रही है, और लायबिलिटीज में यदि कमी होती है तो फायदा होता है, इसलिए उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड। तो लेनदारों में कितने की कमी हो रही है, 5,000, तो ये 5,000 रुपये है, उसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। इसके बाद में देखो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 12,000 रुपये का दायित्व है। वर्कमैन कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है वो 12,000 है। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट है, उसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना हुआ है 10,000 रुपये का। हमने क्या है 10,000 रुपये का रिजर्व तो पहले से बना रखा था, इसका मतलब ये मान रखा था कि 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ सकता है या 10,000 की लायबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अब हमारे को जो है पेमेंट कितना करना पड़ेगा, या लायबिलिटी जो एक्चुअल में वो कितनी हो रही है, 12,000, यानी कि 2,000 रुपये और बढ़ गए, और लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, ये आपकी कितनी हो रही है, 2,000। तो ये 2,000 रुपये की जो वृद्धि हो रही है इसको हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आगे, स्टॉक का मूल्य 20% कम करें। स्टॉक एसेट्स है और एसेट्स में कमी होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो देखिए इसमें पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य है वो 40,000 था, और 40,000 का जो 20% है वो कितना होता है, 8,000। तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, DR साइड में। ये 8,000 रुपये स्टॉक के मूल्य में कमी हो गई, ये भी हमने इसमें दिखा दिया है। अब देखो इसमें इसके अलावा इसमें और कोई मत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे और लॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया इसका हमने DR साइड का टोटल लगाया, इसमें DR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो DR साइड का टोटल आ रहा है 31,000, और CR साइड का टोटल लगाते हैं तो देखो इसमें कितना आ रहा है, 10, 8, 18, 19 से 5, 24,000 आ रहा है। तो 31,000 में से 24,000 घटा देते हैं तो 7,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, लॉस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो लॉस होता है, इस और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। इस लॉस को साझेदार बांट लेंगे अपने व्यक्तिगत खातों में, पार्टनरशिप अकाउंट में। तो इसमें 3 पार्टनर है, X, Y और Z, और इनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो दे रखा है 2-2-1। तो ये 7,000 रुपये का जो लॉस हो रहा है, इस 7,000 रुपये के लॉस को X, Y, Z में 2-2-1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो पहले का कितना हो गया, 2/5, 7,000। ये हो गया आपकी 2,800 रुपये। 2,800 रुपये X का शेयर हो गया। दूसरे का भी 2/5 कितना आएगा, 2,800 आ जाएगा। और तीसरा जो 1/5 है वो कितना आ जाएगा, 1,400। ठीक है, ये इस प्रकार से 7,000 रुपये की जो राशि है ये बढ़ जाएगी। ये हमारा हो गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने क्या है जो अभी तक जो किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका हमारा वैसा ही रहा है जो हम पहले पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसमें थोड़े एडजस्टमेंट ज़्यादा थे, इसलिए बाकी वैसा ही है, इसमें तरीके में कोई फर्क नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया है। अब इसमें इससे आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक आ रहा है कि साझेदार जब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने पर उसको भुगतान कितना करना है वो राशि ज्ञात की जाती है, और भुगतान की जाने वाली जो राशि है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सहायता से ज्ञात की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी का अंतिम शेष आता है उसी से मालूम चलता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कितना भुगतान करना है, वो उसका ड्यू पेमेंट होता है, यानी कि वो राशि उसे भुगतान करनी है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो ये भुगतान किया जाता है वो साझेदारों के मध्य समझौता होता है कि इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। ऐसा जो भुगतान है 3 तरीकों से किया जाता है।
एक होता है एक मुश्त भुगतान लमसम, जिसमें क्या है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितना भुगतान करना होता है उसका एक साथ पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है किस्त विधि, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि जितना भुगतान करना होता है उसमें से फर्म क्या है कई बार कुछ पेमेंट तो तुरंत कर देती है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और बाकी राशि जो बची है उसका निर्धारण किया जाता है कि उसका भुगतान मासिक किया जाएगा, वार्षिक किया जाएगा या कैसे किया जाएगा, यानी कि किस्तों में किया जाता है। किस्तों में किया जाता है तो उसमें क्या है उतने समय का उस पर ब्याज जोड़ा जाता है। जैसे जैसे किस्त का पेमेंट करते जाते हैं वो राशि कम होती जाती है और शेष राशि पर ब्याज लगता जाता है। ये कहलाता है किस्त विधि, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। और तीसरा मेथड है वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। वार्षिकी विधि और किस्त भुगतान विधि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें भी भुगतान तो किस्तों में किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि किस्त भुगतान पद्धति में क्या है जैसे जैसे किस्तों का भुगतान किया जाता है राशि कम होती जाती है तो शेष राशि पर ब्याज लगता है, वो ब्याज की राशि कम होती जाती है, और किस्त का भुगतान होते फिर उसको भुगतान नहीं किया जाता है। लेकिन वार्षिकी विधि में क्या है अनुमान लगाया जाता है कि उसका भुगतान कितने समय में किया जाएगा, उसके लिए राशि निश्चित कर दी जाती है। उसको हर वर्ष कितना भुगतान करना है वो राशि पहले से निश्चित कर दी जाती है, और ये राशि उसको जीवन पर्यंत दी जाती है, यानी कि जब तक वो साझेदार जीवित रहता है तब तक उसको भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर उसकी मृत्यु पहले हो गई है तो फिर उसको भुगतान नहीं किया जाता है। लेकिन किस्त भुगतान में ऐसा नहीं है, उसमें क्या पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। तो हम इसके बाद में आगे वाले में हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो भुगतान किया जाएगा अगर एक साथ किया जाता है, एक मुश्त किया जाता है, तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे, और किस्त भुगतान पद्धति से यदि भुगतान किया जाता है तो उसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, और वार्षिकी विधि से अगर भुगतान किया जाता है तो किस प्रकार से किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भुगतान करना है, अगर एक मुश्त भुगतान करना है तो उसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। मान लो कि एक फर्म में 3 पार्टनर है XYZ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सहायता से हमने सारी मदें जब दिखा दी तो इनका CR साइड का टोटल X का आया 1,80,000, Y का आया 1,50,000 और Z का आया 1,70,000, मान लो ये आया। और प्रश्न में दे रखा है कि जो Z है वो रिटायर हो गया है, इसने अवकाश ग्रहण कर लिया है। Z ने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो इसका मतलब है कि Z को कितना भुगतान करना है, 1,70,000 का भुगतान करना है। लेकिन तो 1,70,000 का भुगतान करना है, और प्रश्न में दे रखा है कि जो उसको भुगतान करना था उसका फर्म के द्वारा एक मुश्त भुगतान कर दिया गया। अगर एक मुश्त भुगतान कर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 1,70,000 का जो पेमेंट करना था उसको हम DR साइड में किस नाम से दिखा देंगे, टू कैश के नाम से। Z को 1,70,000 का पेमेंट कर दिया तो टू कैश, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी, Z कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि 1,70,000 का पेमेंट करना था और हमने 1,70,000 का एक मुश्त पेमेंट कर दिया है, तो Z का हिसाब पूरा हो गया है। यानी कि अब आगे हमारे को बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो Z के बारे में कुछ भी नहीं दिखाना है, क्योंकि हमने इसका पूरा पेमेंट कर एक मुश्त पेमेंट कर दिया है, तो बैलेंस शीट के नाम से नहीं दिखाएंगे Z का जो बैलेंस है उसको किस नाम से दिखाएंगे, कैश के नाम से। एंट्री क्या हो जाएगी, Z कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। अब तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितना पेमेंट कर दिया उतनी राशि कैश में से कम हो जाएगी। लेकिन जो शेष बचे साझेदार है X और Y, वो अभी तक फर्म में मौजूद है, तो इनकी जो पूंजी का शेष आ रहा है उसको हम बैलेंस शीट के नाम से दिखा देंगे। जैसे X का बैलेंस 1,80,000 आ रहा है तो 1,80,000 दिखा देंगे, और Y का 1,50,000 आ रहा है वो 1,50,000 दिखा देंगे। इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर एक मुश्त पेमेंट कर दिया गया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होती है रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। तो इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार Z है, इसलिए हम एंट्री क्या कर देंगे, Z कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। और बैलेंस शीट में राशि कैश में से कम हो जाएगी। शेष बचे साझेदारों की जो पूंजी है जैसे हम अब तक दिखाएं वैसे ही बैलेंस शीट के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने इलस्ट्रेशन बताया था फोर्थ वाला, ये इलस्ट्रेशन आपको कर लेना है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट
का बताया था। और इससे पहले वितरित लाभ हानि और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जो देखा है उसकी एंट्रीज आपको सोल्व करनी है।